बरोदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बरोदा का बादशाह कौन। 15 साल से टोटल न्यूज जनता के बीच जा रहा है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार जनता के मन में क्या है, जनता के दिल में क्या है। बरोदा में उपचुनाव होने हैं और चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है 3 नवंबर का। अब ऐसे में जनता क्या चाहती है, किसे बरोदा की बादशाहत देना चाहती है, जानने की कोशिश की है टोटल टीवी की टीम ने। हम बरोदा की जनता के बीच में गए, हर वर्ग से बात करने की कोशिश की, युवाओं के मुद्दे जानने की कोशिश की, आधी आबादी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार बरोदा की जमीनी हकीकत क्या है, जिसके बाद बरोदा की जनता के दिल में क्या है। ये सब कुछ कैद हो गया है ओपिनियन पोल की पेटी में, जिसमें बरोदा की जनता ने बताया है कि आखिरकार बरोदा की जनता क्या चाहती है, किसको बादशाह देना चाहती है। लेकिन एक तस्वीर हम आपको क्लियर कर दें, ये ओपिनियन पोल है, किसी भी तरीके का कोई नतीजे का ऐलान टोटल टीवी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन पोल है। और क्योंकि राजनीति असंभावनाओं का क्षेत्र है, अनिश्चितताओं का क्षेत्र है, इसलिए कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, आखिरी वक्त तक कोई भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम बरोदा का बादशाह कौन। बरोदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे। तो टोटल टीवी का सबसे बड़ा, सबसे खास, सबसे सटीक सर्वे बरोदा उपचुनाव को लेकर जनता के बीच जाकर हमने जानने की कोशिश की है कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर अपने प्रत्याशी का चुनाव जनता करेगी, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता करेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए, वीरेंद्र सोनी साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पानीपत के ब्यूरो चीफ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो कुल मिलाकर बरोदा की जनता जो है वो अपना ओपिनियन पोल मतपेटी में कैद कर चुकी है। तो चलिए वक्त हो चुका है काउंटिंग शुरू करने का, और ये काउंटिंग शुरू हो रही है, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले दौर की ये काउंटिंग है। तो पहले दौर की ये काउंटिंग है और आप देख रहे हैं मतपेटी खुल चुकी है। बरोदा की जनता से हमने बात करने की कोशिश की, बरोदा की जनता से ये जाना है हमने, 53 साल में 13वां चुनाव है बरोदा के अंदर। तो ऐसे में सियासी पारा भी और ज्यादा उफान पर है। मौसम भले ही ठंड का हो रहा हो, लेकिन हरियाणा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। हर पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव में जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, दम भर रही है जीत का। चुनाव से पहले किसी के मन में कोई संशय रहता है तो कोई अपनी रणनीति बनाता है, आखिर चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसके हाथ में निराशा लगेगी। इन सभी सवालों के बीच गए हैं हम। टोटल टीवी की टीम गई है जनता के बीच में, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की बरौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। योगेश्वर इससे पहले साल 2019 में इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। अब कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद यहां फिर से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार इस सीट से नए चेहरे पर दांव खेला है। कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं इनेलो की तरफ से जोगेंद्र मलिक ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि बरौदा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,78,250 है। विधानसभा में कुल 54 गांव हैं। टोटल टीवी की टीम ने सभी गांव में जाकर जनता का मूड जानने की कोशिश की। इस सर्वे को 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच किया गया। अलग अलग गांव से हमने 836 सैंपल्स लिए। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, हमने हर वर्ग को सैंपल में शामिल किया, जिससे सबसे सटीक और सबसे सही सर्वे आप तक पहुंचा सके। हरियाणा के बरौदा का विधायक चुनने के लिए 2019 में करीब 68%
2014 में विधानसभा में 73.92%, जबकि 2009 में 67.2% लोगों ने वोट दिया था। बड़ौदा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,78,250 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 97,819 है और 80,429 महिला मतदाता है, जबकि 2 मतदाता ट्रांसजेंडर है। लेकिन आज हम औसतन 75% पोलिंग के हिसाब से इस सर्वे को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर औसतन 75% पोलिंग होती है तो 1,33,687 मतदाता वोटिंग करेंगे, जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 15 सालों से टोटल टीवी ने जनता के बीच में एक विश्वास कायम किया है। टोटल टीवी ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी है, जिसके आधार पर हम सबसे सही, सबसे सटीक सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। बड़ौदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा ही चुके हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सोनी साहब के पास चलेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वीरेंद्र सोनी साहब। सोनी साहब, 54 गांव हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ऐसे में पॉलिटिकल ट्रेंड क्या रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़ौदा को बाहरी उम्मीदवारों पर काफी भरोसा बड़ौदा की जनता ने हमेशा जताया और 53 साल में 13वां चुनाव, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बार जो है ये स्थानीय उम्मीदवार हावी हैं। सभी पार्टियों ने स्थानीय उम्मीदवारों पर फोकस किया है। राजकुमार सैनी अवश्य बाहर से हैं, बाकी स्थानीय उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, जो पुराने 2019 में चुनाव लड़े थे, उन पर भरोसा जताया है और कांग्रेस ने भी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और इस गठबंधन का ये पहला उपचुनाव है और इसमें इस गठबंधन की कसौटी पर देखते हैं कौन कितना खरा उतरता है। हालांकि देखिए, जननायक जनता पार्टी के भूपेंद्र मलिक को 2019 में जितने वोट मिले थे, क्या इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करा पाएंगे? क्या जननायक जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त कर पाएंगे? तो ये देखने वाली बात है। हालांकि देखिए, 2019 का आपका चुनाव का दृश्य देखिए, तब यही दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में क्या कहा करते थे, भाई ये तो सुधी छिपकली है, जो है आप घने मच्छर खावे। तो मतलब ये उस समय की बातें हैं, उस समय की टिप्पणियां हैं, बड़ी कटुता थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी बड़ी कटु शब्दावली का प्रयोग करते थे दुष्यंत चौटाला के और दिग्विजय चौटाला के प्रति। और अब इनका गठबंधन बना है। हालांकि ये स्वार्थ के आधारित गठबंधन है। इनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बाद में तय हुआ है, सत्ता में भागीदारी पहले तय हुई है। तो इसलिए इसके गठबंधन की कसौटी मतदाता कितना विश्वास करते हैं। हालांकि देखिए, अभी काफी लंबा समय पड़ा है, 1 वर्ष पूरा हो गया है सरकार के कार्यकाल का और अभी 4 वर्ष का समय पड़ा है। अभी ऐसे समर्थन वापसी की कोई बात भी नहीं है। लेकिन ये मतदाताओं में कितना विश्वास उतरेगा कि जननायक जनता पार्टी को जो 2019 में वोट मिले थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिलेंगे। ये दोनों को मिलाकर जो योगेश्वर दत्त पहलवान को मिले थे और जननायक जनता पार्टी के भूपेंद्र मलिक को मिले थे, 70,000 के करीब वोट पड़े थे। क्या उसकी पुनरावृत्ति हो पाएगी? ये देखने वाली बात है। गठबंधन का स्थायित्व पर तो प्रश्न चिन्ह रहेगा ही रहेगा। ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा और इसमें किसान कानून है, उस पर भी लेकर बड़ी कसौटी है। और ये देखने वाली बात है कि उपचुनाव जो भी होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के होते हैं, सरकार में है। और ये देखने वाली बात है कि मनोहर लाल जी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो दिल्ली दरबार में अपना हार का मुंह लेकर नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगी और उधर कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस के पास जो है गंवाने के लिए कुछ नहीं है और ये कोई उससे सत्ता का परिवर्तन नहीं होने वाला। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोग भी आशान्वित हो सकते हैं कि इसके बाद जो है अगर कांग्रेस जीत जाती है तो परिवर्तन की लहर चलेगी, कोई परिवर्तन आ जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, मध्यवर्ती चुनाव होंगे। ओम प्रकाश चौटाला जी भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। यदि भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है किसी कारण से, तो भी भारतीय जनता पार्टी हार में अपनी जीत को देखेगी और उसको भी सेलिब्रेट करेगी कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया या हम लोगों में ज्यादा आस्था बढ़ी। तो किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी यहां भी जीत दिखाई देगी। उसको इस बात की कल्पना है कि कृषि कानून के कारण यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। और उधर कांग्रेस में ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज्यादा जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनका वहां पर प्रभाव भी है। जाट लैंड के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये 54 गांव के अंदर
अब देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी 29 अक्टूबर को मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनकी जनसभाओं का कार्यक्रम रखा गया है। जो 5 गांव उन्होंने चयन किए हैं वो सब जाट बहुल हैं। कथूरा है, उसके अंदर धनाना है, बड़ौदा है, जागसी है, और बुटाना है। तो ये 5 गांव जाट बहुल्य है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वहां जा रहे हैं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला 31 अक्टूबर को संयुक्त जनसभाएं भी कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए कि गठबंधन काफी मजबूत है। तो ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्य मुकाबला है और इन दोनों दलों में ही से ही हार जीत का फैसला होने वाला है। जी देवेंद्र, 53 सालों में 13 बार चुनाव हुए हैं। कुल मिलाकर ये 14वां चुनाव है और जो 13 बार चुनाव हुए हैं उनमें 9 बार बाहरी क्षेत्र के प्रत्याशी यहां से विधायक बने हैं। इस बार स्थानीय प्रत्याशी पर फोकस किया है सभी पार्टियों ने, क्योंकि 2019 में ये सीट श्री कृष्ण हुड्डा जीत के गए थे, कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार आप ग्राउंड पर आप गए, आपने लोगों से बात की, क्या महसूस किया आपने? जमीनी हकीकत क्या आपको नजर आती है? देखिए रंजना, 13 बार चुनाव हुआ है, 9 बार बाहर के कैंडिडेट थे। उसकी एक वजह ये रही थी कि जो पिछला 3 चुनाव कांग्रेस ने जीते, कृष्ण हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टिकट दिलवाई, उनके लिए कैंपेन किया और चूंकि हुड्डा गोत्र से थे तो इस जाट समाज का यहाँ पे काफी प्रभाव रहा है। अगर ये 3 बार जो कांग्रेस जीती है उससे पहले की बात करें, चूंकि ये सुरक्षित क्षेत्र था, रिजर्व क्षेत्र था बड़ौदा, तो चूंकि वहां पे रिजर्व के कोई इतने प्रभावशाली नेता नहीं थे, तब जो मुख्यमंत्री थे या जो सरकारें थी वो बाहर के कैंडिडेट को लाकर वहां चुनाव लड़वाते रहे, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कोई इफेक्टिव नेता नहीं रहा होगा या मुख्यमंत्री या जो सरकारें तब सत्ता में थी उन्होंने अपनी मर्जी से बाहर के कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया और जितवाया और सरकार में भागीदारी रही या नहीं रही। लेकिन पिछले 3 जो चुनाव है वो लोगों को जब पता लगा कि बड़ौदा के बाहर के लोग आके चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहां के प्रति जो उनकी गंभीरता, जो कंट्रीब्यूशन, जो विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ, तब धीरे धीरे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, उनमें राजनीतिक जागरूकता आई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में पहली दफे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फिर ये क्षेत्र जो था ये जनरल कैटेगरी में आ गया, रिजर्व से सामान्य श्रेणी में आ गया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसे खुद किलोई से कृष्ण हुड्डा विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो बाद में चुनाव लड़कर वो विधायक बने थे। 6 महीने के अंदर बनना होता है विधायक, अगर कोई मुख्यमंत्री बिना विधायक के मुख्यमंत्री बनता है। तो श्री कृष्ण हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा ने तब बड़ौदा से चुनाव लड़वाया था, उनको जितवाया और हालांकि मंत्री नहीं बनाया, लेकिन ये माना जाता था कि कृष्ण हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ओबलाइज्ड नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कृष्ण हुड्डा जीतते रहे हैं। ये अलग बात है कि तीनों ही बार कांग्रेस की तरफ से उनको 2 बार, जो लास्ट कार्यकाल था। बड़ौदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, पहला राउंड। तो सबसे बड़ा सर्वे और पहला राउंड, काउंटिंग पहले राउंड की कुछ इस तरह है। भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में ओपिनियन पोल में जो मत पड़े हैं वो है 13,876, जबकि कांग्रेस के पक्ष में पड़े हैं 18,241। इसी तरह से इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो 4,127 वोट, एलएसपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 2,755 वोट्स। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो 686 निर्दलीय उम्मीदवारों पर मत पड़े हैं और नोटा की बात करें तो 718 वोट नोटा को भी पड़े हैं। तो ओपिनियन पोल की बात करें, पहला राउंड तस्वीर साफ होते हुए 13,876 वोट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस की बात करें तो 18,241 वोट, इनेलो की बात करें 4,127 वोट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगेश्वर दत्त हैं चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस की बात करें, इंदुराज नरवाल पर भरोसा कांग्रेस पार्टी ने जताया है। वीरेंद्र सोनी साहब के पास जाऊंगी। वीरेंद्र सोनी साहब, पहला राउंड है, ओपिनियन पोल है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले राउंड में पलड़ा भारी कांग्रेस का ही है। देखिए, ये ओपिनियन पोल जो है ये जन भावनाओं का प्रतिबिंब है और इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी तक के रुझान के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं और ये वहां के सभी लोग इस बात को भी मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब पहले जितना उत्साह होना चाहिए, उतना अपेक्षित विकास, उतना उत्साह नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार नया चेहरा है तो निश्चित रूप से स्थानीय भी है, और सबसे बड़ी बात है वह भूपेंद्र हुड्डा का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज्यादा है। हालांकि देखिए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी मुख्य निशाना भी भूपेंद्र हुड्डा को बना रही है, लेकिन इसके बावजूद वहां कांग्रेस ने अपनी एकता का प्रदर्शन भी किया है, चाहे आंतरिक मतभेद कितने भी हों। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे जींद उपचुनाव था, उसमें वहां फिर भी आपस में कुछ से दिखाई दे रहा था, लेकिन बड़ौदा के अंदर कांग्रेस पहली बार एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, और इसका मतदाताओं में भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। और वहां इस बात को ये नहीं भूलना चाहिए कि जातीय गणित बहुत बड़ा कारक है, और ये जातीय गणित ही दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कांग्रेस जो है पहले आपके राउंड के अंदर आगे है। देवेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस ओपिनियन पोल के अंदर जो मत पड़े हैं वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है पहले राउंड की। अभी कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी आगे पीछे किसी को भी बताना, लेकिन जो पहले राउंड के नतीजे सामने आए हैं, इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को 18,241 वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को 13,876 वोट। देखिए, अब जो चुनाव है वो नाक की लड़ाई भी बनता जा रहा है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस के खाते में सीट आई, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह भी लगता है कि वो सत्ता से कुछ ही कदम दूर रह गए हैं, सरकार बनाने की स्थिति में आते आते रह गए हैं। ऐसे में ये जो बीच का मार्जिन है 4,365, क्या लगता है बीजेपी इस मार्जिन को कवर कर पाएगी? देखिए रंजना, ये जो 4300 वोट का करीब फर्क है, ये मैं ये मान के चलता हूं, जैसे कैंपेन शुरू हुआ था, चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, कांग्रेस ने शुरुआती लीड ली थी, कई दिन तक लगातार कांग्रेस लीड लेती रही, और जमीनी हकीकत ये थी, लोगों से बातचीत करने में, पत्रकार आपस में बातचीत करते हैं, जो चीजें छन के सामने आ रही थी, ये लग रहा था कि कांग्रेस अभी आगे है, लीड बनाए हुए है। तो अगर हम पहले चरण की बात करें, जो फर्स्ट राउंड आया है, उसमें कांग्रेस उसी विचार के मुताबिक, उसी एक तरह से जो माना जा रहा था कि कांग्रेस अभी आगे, ये वो दिखा रहा है कि कांग्रेस अभी तक आगे है। लेकिन मैं आज की बात करूं, जैसे आज भी कई चर्चाएं हैं, जमीनी स्तर पे जो मैं बात करूं, तो धीरे धीरे अब ये खबर आ रही है, महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी अब धीरे धीरे गेन कर रही है, बीजेपी इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग। अब बीजेपी धीरे धीरे चुनाव पर पकड़ मजबूत कर रही है। ये जो वोट आए हैं कांग्रेस की ज्यादा, ये शुरुआती लीड थी, उसको दिखाता है। लेकिन अब बीजेपी चुनाव को धीरे धीरे मैनेजमेंट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, और दूसरे दलों के नेताओं को, जाट नेताओं को अहमियत दी जा रही है। अभी जैसे 2 जाट नेता बीजेपी में ज्वाइन किया है उन्होंने, इसके बाद जाटों को बीजेपी एक रणनीति के तहत अहमियत दे रही है, क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है, और जाटों के एक तरह से उन पर ये सारा चुनाव का जो परिणाम है वो दारोमदार जाटों पर है, और वो हुंकार भी भरते रहे हैं कि हमने क्या करना है, अपने इरादे जाहिर करते रहे। ये जो किसान बिल आए हैं, या उससे पहले विकास का मुद्दा था कि विकास नहीं हुआ, और किसान बिलों को लेकर चूंकि जाट समाज के ज्यादातर लोग 90% हम मान के चलते हैं कि वो खेती के काम से जुड़े हैं, छोटा किसान है चाहे बड़ा है, तो किसान बिलों वाला भी मामला था। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि बीजेपी अब पिछले 1-2 दिन से धीरे धीरे चुनाव पर अपनी चुनाव प्रचार के तरीके भी बदल रही है। और आपको बताऊं, जो विधायक है और मंत्री हैं बीजेपी के, समीकरणों के आधार पर, जहां जिस जाति के लोग हैं उस समीकरणों के आधार पर विधायकों मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उनको भेजा जा रहा है, उनको लोगों को मतदाताओं से संपर्क करके समझाया जा रहा है कि अभी तक विकास नहीं हुआ। वो कांग्रेस पर आरोप लगाते कि भूपेंद्र हुड्डा का जो दूसरा कार्यकाल था तब भी विकास नहीं हुआ, लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि 6 साल इस सरकार को, बीजेपी को भी हुए, तब भी पूरा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अब लास्ट में जब चुनाव के दिन आ गए थे, बीजेपी सरकार ने कुछ प्लानिंग की है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट हुए, लेकिन वो आचार संहिता के कारण फिलहाल अटक गए हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये चुनावी हथकंडा है कि पहले काम किए नहीं, अब वोट चाहिए तो आपको काम याद आए हैं। तो ये अभी, हालांकि आचार संहिता के कारण कुछ बड़े जो परियोजनाएं शुरू की गई, उनको शक्ल लेने में, उनको अमली जामा पहनाने में टाइम लगेगा। फिलहाल ये कि बीजेपी, मेरे को लगता है धीरे धीरे जो कांग्रेस की बढ़त थी, धीरे धीरे कांग्रेस के पीछे बीजेपी चल रही है, मैनेजमेंट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, और चुनाव प्रचार की जो प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, मतलब उसमें बीजेपी पूरा होमवर्क करके मैदान में उतरती है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ठीक, वीरेंद्र सोनी साहब, चाहे हम माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर लें, चाहे हम जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव प्रचार की बात कर ले, अगर हम इन सभी सिरों को देखेंगे तो देखिए, विकास का मुद्दा
उठेगा ही उठेगा। एक तरफ बीजेपी है जिसका कहना यह है कि 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, विकास नहीं किया। दूसरी तरफ यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। लेकिन इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि मनोहर सरकार अपना दूसरा कार्यकाल चला रही है, दूसरे कार्यकाल में आ चुकी है। तो विकास का मुद्दा क्या लगता है आपको? ये जो आरोप प्रत्यारोप है, क्या ये होमवर्क से, ग्राउंड रिपोर्ट से या फिर रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा हावी है? देखिए, विकास का मुद्दा तो रहेगा। जब कांग्रेस सत्ता में थी 10 वर्ष तक, तो उसने बड़ौदा के लिए क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब 10 साल में जो किया उसकी में तो कांग्रेस को सजा मिल चुकी। अब भारतीय जनता पार्टी 6 वर्ष से शासन में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या बीजेपी के नेता या मंत्री कभी उन्होंने बड़ौदा का दौरा किया? क्या बड़ौदा के विकास के बारे में पहले कोई योजनाएं शामिल की गई? अब जब उपचुनाव आने थे तो तभी घोषणाएं तो कर दी गई। अब हालांकि कल देखिए, मनोहर सरकार पार्ट 2 का कल 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने हिसार में का अपना कार्यक्रम रखा है। सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। सोनीपत में ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो मंत्री अपना उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे और उसके अंदर ये 2 निर्दलीय विधायकों को भी, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। एक निर्दलीय विधायक की लगाई गई है, राकेश दौलताबाद की लगाई गई है, उनको गुरुग्राम की जिम्मेदारी दी गई है। नूह के अंदर एक विधायक दीपक मंगला की जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भव्य आयोजन कर रही है। इस भव्य आयोजन के माध्यम से वो अपने विकास की जो विजन है वो जनता के सामने रखेगी और निश्चित रूप से बड़ौदा के मतदाताओं को भी ये बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के 1 वर्ष के शासन में इतना विकास हुआ है और आगे उनकी प्राथमिकताएं ये हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ रही है और एक उसका आक्रामक रुख भी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां के जितने प्रमुख जाट नेता हैं उनसे भी संवाद समाप्त कर रही है, जो ग्राम प्रमुख हैं, सरपंच हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख भी अपना रही है और व्यक्तिगत संवाद भी स्थापित कर रही है। अब जैसे अभी कथुरिया जी कह रहे थे, वहां आज जगबीर मलिक जो पीटीआई हैं और किताब सिंह मलिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं आज हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर। लेकिन एक बात है कि वो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के माध्यम से शामिल नहीं हुए, उन्होंने मुख्यमंत्री को चुना अपनी ज्वाइनिंग के लिए, मुख्यमंत्री को चुना। इससे मतलब स्पष्ट है कि सत्ता पर जो है, जो संगठन हावी होना चाहिए, अब यहाँ संगठन पर सत्ता हावी है। अब ये लोग जो कहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का क्रेज नहीं है। ये जो भव्य आयोजन हो रहे हैं, भव्य आयोजन अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड वर्क का क्या करेंगे? बड़ौदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, दूसरा राउंड। तो दूसरे राउंड की काउंटिंग और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद ओपिनियन पोल की जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बीजेपी 27,500 वोट्स के साथ है, जबकि यहां भी कांग्रेस का पलड़ा भारी ही है। 38,708 वोट मिले हुए हैं कांग्रेस को। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें 8,115 वोट, एलएसपी की बात करें 4,225 वोट, निर्दलियों की बात करें 1,070 वोट और नोटा 1189 नोटा को भी मिले हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी तस्वीर दूसरे राउंड के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का पलड़ा भारी। तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। जो बात मैंने कही थी वीरेंद्र सोनी साहब कि भले ही भव्य आयोजन अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड वर्क का क्या करेंगे, इसी पर रिएक्शन चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बड़ौदा का बादशाह कौन? टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे,